नमस्कार। देखिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सब लोग अब बिल्कुल सीरियसली तैयारी के लिए लग जाइए। डेली क्विज और करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोग प्रतिदिन फॉलो करते रहें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर और भी ढेर सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। साथ ही लास्ट में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, वो तैयार हो रहे हैं। तो कंप्लीट पैकेज आपको, कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। आज का टेस्ट प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। हिस्ट्री को देखेंगे, पॉलिटी को देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे, साइंस को देखेंगे, इन्वायरमेंट को देखेंगे, यूपी स्पेशल को देखेंगे, मिसैलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे जो पीसीएस में आते हैं। सब का टेस्ट आपको मिलेगा, व्याख्या सहित मिलेगा। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उत्तर देने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मंदिरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें से अगर आप देखें तो दशावतार मंदिर ये खजुराहो में नहीं है बल्कि ललितपुर ज़िले के देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वही सही सुमेलित नहीं है। दशावतार मंदिर आप सभी को पता है गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध साहित्य से जुड़ी पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? ये सभी बौद्ध साहित्य की पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं। इसमें से अगर देखें आप तो ऑप्शन सी मिलिंद पन्हो, मिलिंद पानो ये आनंद ने नहीं लिखा है इसको। ठीक है, मिलिंद पानो ये आनंद ने नहीं लिखा है। जबकि बुद्ध चरित अश्वघोष बिल्कुल सही है। सूत्रालंकार असंग और माध्यम कारिका नागार्जुन ने लिखा है। ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन मिलिंद पानो आनंद ने नहीं लिखा है। इसकी व्याख्या दीजिए। देखिए युग्म सी सुमेलित नहीं है क्योंकि मिलिंद पानो की रचना नागसेन ने की है। ठीक है, और वो पाली भाषा में की थी। इस पुस्तक में हिंद यवन शासक यानी इंडो ग्रीक शासक मिलिंद और नागसेन के बीच वाद संवाद का वर्णन किया गया है। नागार्जुन ने मध्यम कारिका जैसी पुस्तक की रचना की है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ओके, विज्ञानवाद या योगाचार्य का जनक असंग को माना जाता है, जिन्होंने सूत्रालंकार जैसी पुस्तक की रचना की। ओके, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की राजव्यवस्था में कौन सी संस्था इतनी प्रभावी थी कि वेदों में राजा को उस संस्था से सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा गया था? देखिए ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख संस्था थी, सभा थी और समिति थी। तो इसमें समिति बहुत ही प्रभावी संस्था थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऋग्वैदिक कालीन राज व्यवस्था में तीन प्रमुख संस्थाएं थीं या संरचनाएं थीं, सभा, समिति और विदत। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है, बहुत बार पूछा गया है। समिति एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संस्था थी। इसका प्रमाण है कि वेदों में राजा को समिति से सहयोग प्राप्त करने के लिए बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय नाम उत्कीर्ण करवाया? ये देखिए, ये जो सिख संप्रदाय थे उसके बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, राजा रणजीत सिंह। उन्होंने अपने सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय नामक नाम उत्कीर्ण करवाया था। रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल के अंतर्गत हुआ था। बहुत बार पूछा गया है किस मिसल से संबंधित है, सुकरचकिया मिसल से। इन्होंने सिख राज्य को नई ऊंचाई प्रदान की। रणजीत सिंह ने ही गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय नाम अंकित करवाया था। ओके, अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ये तीनों घटनाएं औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित हैं।
पहला कथन है, इसने झरोखा दर्शन और तुलादान पर रोक लगा दिया। इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। इसी के समय रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का विद्रोह हुआ था। इसमें से आपको बताना है सही कौन है। देखिए, अगर इसमें से आप सही उत्तर देखें तो ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों सही है, क्योंकि इसने झरोखा दर्शन, तुलादान इन दोनों पर रोक लगाया था और हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगवाया था, जो कि अकबर के शासनकाल में समाप्त हो गया था। तो इसने आकर फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। लेकिन रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का जो विद्रोह था वो इसके समय नहीं हुआ था, वो जहांगीर के समय में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब, अगर हम बात करें तो मुग़ल काल का अंतिम सबसे प्रमुख सम्राट था, सबसे प्रमुख शासनकर्ता था। और इसके बाद जब इसकी मृत्यु 1707 में होती है तो उसी के बाद से मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम खिजराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक, इसने चित्तौड़ को जीता और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। देखिए, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय की। अलाउद्दीन के समय चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह थे। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। इसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। वो एक प्रकार से उनका दास था, जो कि सेनापति बन गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में जितनी भी विजय प्राप्त की, सब में सेनापति अमीर खुसरो ही था। ओके, सॉरी, यहाँ पर वो अमीर खुसरो नहीं, मलिक काफूर था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अमीर खुसरो उस उसके कवि थे, दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, तमिल रामायण को किस नाम से जाना जाता है? तमिल रामायण रामावतारम, ऑप्शन बी सही होगा, रामावतारम के नाम से जाना जाता है। देखिए, चोल वंश के कुलोत्तंग तृतीय के शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम था कंबन। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की, जिसको रामावतारम के नाम से जाना जाता है। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। कंबन कृत रामायण में 1000 पद हैं। इन्होंने उत्तरकांड के विषय में कुछ नहीं लिखा है और उनकी रामायण राम के राज्याभिषेक पर समाप्त हो जाती है। ध्यातव्य है कि नेपाली रामायण का नाम भी रामावतारम है। ठीक है, तो तमिल और नेपाली दोनों रामायण जो बनी हैं उनका नाम सेम है, रामावतारम। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात पद का सृजन किसके काल में किया गया था? नायब ए ममलिकात, ये पद बहराम शाह के काल में सृजित हुआ था, यानी बनाया गया था। क्या है, देखते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात के पद की शुरुआत हुई थी और एतगीन को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद के माध्यम से तुर्की सामंतों ने शासन के अधिकार लेकर वास्तविक शक्ति अपने हाथों में रखने का प्रयास किया था। यही इस पद का उद्देश्य था, सृजित करने का। ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हो पाई है? देखिए, हड़प्पा काल में मैक्सिमम धातुएं उपलब्ध थीं, लेकिन लोहा हड़प्पा काल में नहीं था। लोहे की खोज आप सबको पता है 1000 BC में एटा के अतरंजी खेड़ा से हुई थी। ठीक है, जबकि 1000 वो हड़प्पा काल का काल नहीं था। व्याख्या में अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन थी, यानी उसमें कांसा की खोज हुई थी। कृषि कार्य हेतु पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आयात किए आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। कृषि से संबंधित उपकरण पहली बार एटा के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप के खोजकर्ता कौन है? भरहुत स्तूप ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ये जेम्स कनिंघम ने इसको खोजा था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और ईंटों से ये बना है, लेकिन आगे का पूरा निर्माण सुंग काल में संपन्न हुआ था।
इसकी खोज 1873 में कनिंघम महोदय ने की। जनरल रायलेट महोदय ने 1818 में सांची का स्तूप खोजा था। तो याद रखिएगा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, भरहुत स्तूप कनिंघम और रायलेट स्तूप, रायलेट ने सांची का स्तूप खोजा जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अभी तक प्राप्त सबसे सुरक्षित स्तूप है। ओके, अगला प्रश्न, राज तरंगिणी का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? राज तरंगिणी, इसका सबसे पहले फारसी अनुवाद मुल्ला अहमद ने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये नया प्रश्न एक प्रकार से हम कहें इसको, तो मुल्ला अहमद ने इसका फारसी अनुवाद किया था। देखिए, कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसने ही सर्वप्रथम मुल्ला अहमद से राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया था। कालांतर में मुगल काल में राज तरंगिणी का अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी ने बहर उस असमर नाम से किया था, और जो वास्तविक राज तरंगिणी थी उसकी रचना कल्हड़ ने 1148 में की थी और 1150 में राजा जय सिंह के समय उसे पूर्ण किया था। राज तरंगिणी अर्थात राजाओं के अध्याय या सरिता संस्कृत भाषा में कश्मीर में लिखी गई है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं जिसको तरंग कहा जाता है और लगभग 8000 श्लोक हैं। ठीक है, तो इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? मुल्ला अहमद ने। किसने करवाया था? जैनुल आबदीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आज के टेस्ट को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आज के टेस्ट में कुल 11 प्रश्न थे। आप लोगों के कितने सही हुए ये बताइए, और अब जी जान लगा के अगले 2 महीने आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेटजी बना के उसको फॉलो करते हुए बेहतरीन तैयारी करनी है। और कोशिश करिए प्री और मेंस को साथ में रख कर पढ़ा जाए, तो आपका मेंस में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि कुछ चीज़ें मेंस की भी क्लियर करते चलें और मैक्सिमम प्री पर फोकस करें। ओके, नमस्कार।